हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन जेईई मेंस फेज 2 फिजिक्स पेपर एनालिसिस। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट पेपर हमने डिस्कशन कर दिया है। 2 अप्रैल 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर ऑलरेडी डन है भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं भाई। ठीक है, आज जो हमारे पास 2 अप्रैल 2026 का ये इवनिंग शिफ्ट पेपर होने वाला है। ठीक है, सारे पेपर डिस्कशन अपन यहाँ पे लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर देते हैं, ये डिस्कशन आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज इक्विलेटरल प्रिज्म द पाथ ऑफ रे इज शोन। ठीक है, डिटरमाइंड इज मतलब आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फाइंड करना है इस नीचे वाली सरफेस का जो बताया हुआ है। क्लियर है? और प्रिज्म जो है आपके पास इक्विलेटर है, मतलब हर एक एंगल कितने का हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। राइट, ओके। सो चलिए भाई, क्वेश्चन देखो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे जस्ट आपको स्नेल्स लॉ लगाना है भाई। ठीक है, स्नेल्स लॉ से जो है इस क्वेश्चन को आपको आ देना है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये लाइट रे यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है भाई। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपके पास एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटर प्रिज्म है ना, तो यहाँ पे एंगल हर एक एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ये भी 60। तो ज्योमेट्री से देखेंगे तो हमारे पास ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका 30, तो ऑलरेडी फिर से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे 60 और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है आपका 90। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का आपको n1 इक्वल टू कितना दे रखा है 1.6, n2 बोले तो ये वाला। ठीक है, कितना आपको म्यू दिया है यही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे n1 साइन 60 इक्वल टू आपके पास n2 साइन 90। क्लियर है? तो n1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इधर हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाई 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखिए 0.8 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, और भी आगे आप ले सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज आपके पास 1.38 और भी आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर जो यहाँ पे लिख देंगे 1.39 समथिंग यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही चीज आपको दे रखा है। ठीक है, तो राउंड अप कर, क्योंकि आगे और भाग जाएगा तो हम उसको राउंड अप कर देंगे, 8 को अपन 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो नीट के लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो भाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट गेट फॉर द सर्किट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप नीट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई 110%, क्योंकि नीट में लॉजिक गेट से क्वेश्चन हर साल यहाँ से आ रहा है भाई। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जो अच्छी खासी करके जाना है, सारे लॉजिक गेट का जो है इन्फॉर्मेशन, बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई। ठीक है, ओके। सो चलिए भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला गेट कौन सा है आप देख रहे होंगे, ये आपका एंड गेट है। ठीक है, यहाँ पे नॉट गेट नॉट है और एंड गेट है, तो एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यहाँ पे वाई बार हो जाएगा। ठीक है, नॉट गेट भी लगा हुआ है ना। ठीक है, अब ये भी आपके पास एंड गेट है, बात समझ आ रही है ना, एंड प्लस नॉट एंड गेट, और यहाँ पे ये भी आपका एंड गेट है। ठीक है, इसके पास दो इनपुट आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार। ठीक है, अब यहाँ फिर से अगेन आपका क्या है एंड गेट लगा हुआ है, तो फिर से इसका डबल बार लगाना पड़ेगा, एक्स बार डॉट वाई बार का पहले से बार लगा, एक बार और लगा देंगे। ठीक है, तो अब आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन से प्रॉपर्टी मालूम होगी कि ए का डबल बार करते हैं तो आपके पास वही वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, अब डबल बार है तो आपके पास जस्ट यही बचेगा भाई। ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा, है ना, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं सी वगैरह। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सा गेट है, तो इसको थोड़ा सा डीमॉर्गन थ्योरम वगैरह अपन यूज करके तो हम क्या कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल बार। ठीक है, ये कौन सा गेट हो जाएगा आपके पास नॉर गेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। डीमॉर्गन थ्योरम आपके पास क्या होती है, ए डॉट बी का होल बार लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे ए डॉट बी यहाँ पे अलग अलग बार लगाया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। क्लियर? तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है भाई दैट इज अ सोप बबल्स
ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर, राइट। कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 इक्वल टू दे रखा है 2000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। एट द इंस्टेंट बबल इज राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड बताया हुआ है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, राइट, आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू डिस्कशन में आपको बताया है कि भाई विस्कोसिटी वाला जो पार्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए जो है इस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक सोप बबल है, ठीक है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई ऐसा सोप बबल है, ये ऊपर जाएगा, इसको कौन लेके जा रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है। अब यहाँ पे विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस पे 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी से आपको इक्वेट कर देना भाई, ठीक है। और फोर्स ऑफ बायोंसी जो होता है वी इन इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल टू 6 पाई ईटा, आर की वैल्यू दे रखा है आपको 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दीजिए, बी की वैल्यू दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻² कर लीजिए, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ईटा चाहिए, आया सुन। और यहाँ पे बी इन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, आया सुन में। रो ऑफ लिक्विड डेंसिटी जो दे रखा है 2000 kg पर मीटर क्यू दे रखा है भाई, आया समझ में। यहाँ पे 2000 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10, और इधर आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास 6 पाई ईटा डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁵ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कट जाएगा और एक रेडियस यहाँ से कट जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और रेडियस आपके पास तो रहेगा भाई r², ठीक है। इसकी वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 6 ईटा और डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 10⁻², चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ईटा मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा, राइट। अच्छा, हमें ईटा चाहिए ना, 4/3 मल्टीप्लाई 2 और 10⁴ r², और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 3 इंटू ईटा। क्लियर है। अच्छा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 9 आप कर सकते हैं, 3 × 3 = 9। और अब यहाँ से हम ईटा को सेपरेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ईटा इक्वल टू जो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है 4/3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁴, और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे 1 mm 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और डिवाइड में इधर से कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻², समझ गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, नीचे हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻+4 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, आपके पास ये +6 -6 बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आपके पास 8/9 कौन सी यूनिट में, SI यूनिट में आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी 8/9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 4th इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है ना भाई, ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यू में जो है डिस्कशन किया हुआ है, वो भी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन, बट वहां पे क्या था, स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर और रखा हुआ था। तो ऐसे ही यार क्वेश्चन बदल बदल के लोग देते हैं भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन में पूछा है, स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज कंप्लीटली इन अ क्लोज विद अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ रेडियस लेंथ जो भी आपको दे रखा है कैपिटल L, बोथ ऑफ द लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर, आल्सो जो कैपिटल L है ना दैट इज ग्रेटर स्मॉल r दे रखा है, राइट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है बेटा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस, ओके। वीडियो पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं भाई, मैंने ये भी तरीका आपको शॉर्ट में बताया है, ठीक है, कि करना क्या होता है भाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्क्वायर लूप की वजह से आपको सेंटर पे बोले तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये निकालने का सिंपल सा मैंने तरीका बताया आपको, B = μ0 n μ0 I डिवाइडेड बाई आपके पास पाई a इंटू 10 π/n इंटू साइन π/n, ठीक है। पॉलीगन शेप के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है भाई, ठीक है। तो B = कितना हो जाएगा, कितने साइड से आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 μ0 I पाई, साइड कितना है इसका L दे रखा है, तो A की जगह L रख देना है, ठीक है। 10 π/4 इंटू साइन π/4,
समझ गए कि नहीं? 10 पाई/4 बोले तो 45 डिग्री, तो 10 45 1 होता है, हमारे पास 4 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई एल, और साइन पाई/4 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, तो ये प्राइमरी क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ गई, आपके पास ये आ जाएगी, है ना, इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। और जो अंदर है दैट इज सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, तो इस प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में कितना फ्लक्स जो है लिंक होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी भाई। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो फिर क्या कुछ बचा ही नहीं भाई यहाँ। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, 5s डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, 5s मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी क्वाइल इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, जो भी अंदर लगा हुआ है डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा, तो m इक्वल टू 4 म्यू नॉट I और डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, और इनटू आपके पास यहाँ पे I रहेगा, और एरिया ऑफ सेकेंडरी क्वाइल πr² हो जाएगा भाई, I ने I को उड़ा दिया। ठीक है, 4 म्यू नॉट I तो बचा नहीं, और पाई से पाई भी निपट गया, तो डिवाइड में क्या बचेगा, √2 इंटू एल, आया समझ में, और ये r²। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन में आपको क्या देखना है, डिवाइड में डिस्टेंस होनी चाहिए, आया समझ में, साइड होनी चाहिए बड़े वाले का, और ऊपर जो है एरिया आ जाएगा सेकेंडरी का। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते थे, बट क्या है ना, थोड़ा कभी कभी जो है फैक्टर में अलग अलग हो सकते हैं, जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू, तो उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ता है भाई। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी पूछा होता हमसे किस लिए प्रोपोर्शनल होगा तो आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 म्यू नॉट R² डिवाइडेड बाई √2 इंटू एल। ठीक है, हो सकता है इसको रेशनलाइजेशन वगैरह किया हो, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसने रेशनलाइजेशन कर दिया है, तो रेशनलाइजेशन करोगे ना √2 का ऊपर नीचे, ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डायमेंशन ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, मास, टाइम और लेंथ के फॉर्म में भाई। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये तो निकालना आपको आना चाहिए। F इक्वल टू कितना होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r² ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो हम यहाँ से g की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, g का डायमेंशन F r² ml t की पावर -2 इंटू l² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल M²। ठीक है, तो एक m गेट कैंसिल आउट, तो g का जो डायमेंशन आता था m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास किसका डायमेंशन हो जाता था, G का। और प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, इसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ml² T की पावर -2 एनर्जी का यूनिट, और टाइम का T हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ml² T की पावर -1 के बराबर आ जाएगा भाई। आया सुन, बस यही दो चीजें हैं जिनका डायमेंशन तुझे मालूम होना चाहिए, बाकी मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी और लेंथ भी, तो इनका तो डायमेंशन आपको मालूम ही होता है यार। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। एक तो ये मेथड है कि जी को क्या करो, रिलेशन के साथ लिख दो इनके साथ, है ना, एच और आपके पास एम टी और एल, इनकी पावर ए बी सी डी करके, है ना। अब यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, जी का डायमेंशन रखना पड़ेगा, एच का रखना पड़ेगा, एम टी एल का डायमेंशन यहाँ पे रख के अब इन सबको क्या है पावर को कंपेयर करोगे, इसके बाद इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे ऑप्शन भी आप अलग से चेक कर सकते हो, इन सबका डायमेंशन ऑप्शन में ही रख दो, है ना, और आपको यहाँ पे क्या डायमेंशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो वही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ बेटा, एच की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एच का जो डायमेंशन होता है दैट इज ml² टी की पावर -1 की होल पावर यहाँ पे -1। ठीक है, और एल तो एज इट इज रहेगा, एम की पावर -2 और यहाँ पे टी की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर +1। ठीक है, और एम एल और एल, और ये आपके पास टी प्लस का 1 है, और एम की पावर -2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की पावर -3 हो जाएगा, और एल की पावर -1, टी की पावर 2। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एल की पावर माइनस जी का जो डायमेंशन आ रहा है एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। ये तो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गया। ठीक है, सिमिलर आप बी से कर सकते हो बेटा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ml² टी की पावर -1 डायरेक्ट लिख देना, एल की पावर -1 और m² और ये टी। ठीक है, इसमें भी आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे m की पावर क्यू बनेगा, एल की पावर 1 बनेगा और टी की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी भी गया। अब यहाँ पे सी अगर ऑप्शन चेक करें, ठीक है, तो सी में क्या हो जाएगा, ml² टी की पावर -1 और साथ में एल भी है आपके पास, तो यहाँ पे एल
m की पावर -2 और t की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m की पावर -1 और l की पावर 3, ठीक है, और t की पावर -2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई साहब एक्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, और मुझे लगता है इस मेथड से जाओगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। वही इक्वेशन वगैरह से बना के करोगे ना तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, हो सकता है तो इक्वेशन बनाने में ही मतलब वहीं पे फंस जाओ तुम। ठीक है, तो बेटर है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह जो क्वेश्चन को टैकल करते हो भाई। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin 50t प्लस पाई बाई 3 दे रखा है। ओके, if speed and acceleration become zero for the first time at time t1 and t2 रिस्पेक्टिवली आपको बताया, देन आपको t1 एंड t2 आपको बताना है। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी, राइट। ओके, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पोजीशन दे रखा है x इक्वल टू a साइन, है ना, स्मॉल a है तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल a लिख लीजिए, साइन 50t प्लस आपका पाई बाई 3। क्लियर है, ये है। और पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन बिकम जीरो, स्पीड यहाँ पे मेंशन किया है स्पीड एंड एक्सीलरेशन बिकम जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड आ जाएगा dx बाई dt करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos, और साथ में यहाँ पे 50 बाहर आ जाएगा। ठीक है, cos 50t प्लस आपका पाई बाई 3। ठीक है, ये चीज हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू ए, आया समझ में, और cos 50t प्लस आपका पाई बाई 3, और इसको कर देना है जीरो क्योंकि क्वेश्चन मेंशन किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम t1 आ जाएगा। तो जैसे ही जीरो की इक्वेट करोगे तो ये 50 इंटू ए तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन होगा, cos 50t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आया समझ में, तो cos 50t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ में, तो cos की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आने वाली है, जहाँ पे cos क्या होगा, जीरो होगा, एक तो 90 पे जीरो होगा। ठीक है, ऐसा समझ में, आगे और भी वैल्यू चलती जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 50t प्लस आपका पाई बाई 3 इक्वल टू, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम देखना है भाई, फर्स्ट टाइम कब जीरो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जीरो होने वाली जो वैल्यू है दैट इज पाई बाई 2, बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम बोला हुआ है, बाकी और भी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो पाई बाई 2 और इधर पाई बाई 3, तो 50, इसको मैं टाइम t1 लिखूंगा, तो पाई बाई 2 माइनस का आपका पाई बाई 3। ठीक है, एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पे होगा 3 माइनस 2, है ना, एलसीएम करोगे ना तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, जस्ट पाई। ठीक है, तो पाई बाई 6 हो जाएगा भाई इधर। तो t1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज पाई बाई आपके पास इधर आएगा 6 मल्टीप्लाई 50, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई डिवाइडेड बाई 300। आया समझ में, एक वैल्यू तो आ गई भाई आपके पास, पाई बाई 300। आया समझ में, तो अब ऑप्शन आपका फर्स्ट गया, थर्ड गया, कौन हो सकता है, तो सेकंड होगा या तो आपके पास फोर्थ होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन में जो है आपके पास पाई बाई 300 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 50 आएगा। आया समझ, तो वो सब कांस्टेंट है यार, उसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी आएगा तो माइनस का कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो की क्विट कर देना अपने को। आया समझ में, और ये हो जाएगा आपके पास फिर से साइन 50t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या कर देना इसको, जीरो। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो तो जीरो होगा नहीं, जीरो कौन होगा, साइन 50t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर से यहाँ पे साइन की ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जहाँ पे क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, इसको जीरो की क्विट करेंगे तो हमारे पास 50 इंटू टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो साइन फर्स्ट टाइम जीरो कब होगा, साइन फर्स्ट टाइम जीरो कब होगा, जीरो पे जीरो होगा। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा जस्ट, 50t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो माइनस पाई बाई 3, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से टाइम t2 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज, माइनस को इग्नोर करेंगे, टाइम कांट भी नेगेटिव, तो आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो पाई डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो हमारे पास t2 की वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास। ठीक है, पाई बाई 150, और t1 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा बेटा। फर्स्ट टाइम बोला, अगर सेकेंड टाइम बोला होता तो आपको आगे और जाना पड़ता। ठीक है, जहां पे आपका साइन जीरो होता है, जहां पे आपका कॉस जीरो होता है। क्लियर है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन इज, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज सोनी फिगर बताया है, बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर मटेरियल। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आ जाइए भाई, समझ लेते हैं। ठीक है,
तो बॉल को यहाँ से रिलीज किया जाता है, तो स्टार्टिंग मामला 0, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे आते वक्त इसकी कुछ रफ्तार होगी, सपोज कर लो v है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फाइनल, इसको यहाँ पे v डैश इक्वल टू 0 बोल दो भाई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रफ्तार 0 हो जाती है 10 सेंटीमीटर ग्राउंड के अंदर जाके। तो यहाँ पे रफ्तार मालूम नहीं है ना, तो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बस आपके पास आएगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर रफ्तार निकाल सकते हैं न्यूटन की कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये वाली रफ्तार यहाँ पे 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 इंटू यहाँ पे h आपका 10 दे रखा है, ठीक है। हमारे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 200, आया समझ, चाहे तो आप लिख सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रफ्तार आपके पास 10√2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब इसके अंदर जाके भाई यहाँ पे नीचे रफ्तार ये है, अब यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन आया होगा वो भी आप निकाल सकते हो, उसके बाद f इक्वल टू m लगा देना, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है, ठीक है। फिर से हम यही इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल रफ्तार 0 करना है, इनिशियल तो आपको दे रखा है ना, इनिशियल आपके पास कितनी है, ये 10√2 का स्क्वायर कर लेना बेटा, ठीक है, -2 इंटू ए, एस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अब तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या करोगे, -2 करोगे, समझ गए। तो इधर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, एक जीरो तो एक आ गया भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1, समझ आएगा क्या। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ऊपर जाएगा एक जीरो और, समझ रहे हैं ना। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो a इक्वल टू कितना आएगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोले तो 10 टू पावर 3, आया समझ में। अब यहाँ पे फोर्स हमें चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास दे रखा है आपको कितना 1 किलो, ठीक है। तो 1 इंटू 1000, तो हमारे पास 1000 न्यूटन क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा भाई, आया समझ। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन बोर्स एटॉमिक मॉडल फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर बाय इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट एट फोर्थ ऑर्बिट, ओके। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी, ओके भाई। चलिए समझते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले तुझे बोर्स ऑर्बिट रेडियस और रफ्तार वगैरह सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगी, है ना, ये न्यूक्लियस सेंटर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आगे भी ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। इसकी रेडियस यहाँ पे r1 मान सकते हैं, और आगे वाली की रेडियस आप यहाँ पे r2 मान सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, तो करंट भी बनेगा, ठीक है। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक आपके पास ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे करंट भी बनेगा, ठीक है। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे I इक्वल टू कितना होता है भाई, Q/T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Q इज नथिंग बट दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और T ये क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, आया समझ में। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी ना, दैट इज डिस्टेंस कितना 2πr, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका v हो जाएगा। बात समझ आ रही है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलेगा 2πr, ठीक है। तो 2πr और v आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ev डिवाइडेड बाई 2πr, ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, आया समझ में। अब r की वैल्यू क्या होती है, r0 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, और जो v होता है दैट इज v0 z डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो उस केस में हम यहाँ पे z की वैल्यू 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए ऑर्बिट्स की और रेडियस की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना, किसी सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है दैट इज μ0 I डिवाइडेड बाई आपका 2 इंटू r। अब यहाँ पे करंट भी अलग है ना, अलग अलग ऑर्बिट के लिए आपके पास करंट अलग आएगा, और साथ में रेडियस भी अलग है। तो I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जरा, μ0 डिवाइडेड बाई 2 तो कांस्टेंट है, I की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, ev डिवाइडेड बाई आपका 2πr, और मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले से 1/r हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम b लिखेंगे भाई, ठीक है। सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास μ0 e और डिवाइडेड बाई 4π, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, v0 z डिवाइडेड बाई n, क्लियर है। और साथ में यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास 1/r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, r स्क्वायर बचेगा ना नीचे 1/r स्क्वायर, और r की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास, r0 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z की होल पावर 2, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी आएगी एन के साथ। वैसे जेड वेड सभी कांस्टेंट मान लेने, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर एटम है तो जेड वगैरह को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एन ये है और यहाँ पे 2 2 जा 4, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एन की पावर 5। क्लियर है? ध्यान से देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन की पावर 2 का होल पावर 2 है, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा। आया समझ? तो बी 2 डिवाइडेड बाई बी 4, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ऊपर जाएगा आपके पास एन फोर्थ डिवाइडेड बाई एन सेकेंड की होल पावर 5। आया समझ में? तो हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर 5 वगैरह बाद में लिखेंगे, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख दीजिए कि होल पावर 5, ठीक है। तो ये आपका गया, तो 2 की पावर 5 बोले तो आपके पास 32 आ जाएगा भाई यहाँ पे। अब ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 32 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास बड़ा ही डरावना क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो देख के डर नहीं जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ गिवन एसी सर्किट इफ ओनली स्विच S1 इज क्लोज देन फेज डिफरेंस आपको 30 डिग्री बताया है, व्हाइल ओनली इफ ओनली स्विच S2 इज क्लोज देन फेज डिफरेंस आपको 60 दे रखा है, ठीक है। करंट लैग्स इन बोथ केसेस इफ x इज इक्वल टू 30 ओम है भाई, वाट नहीं है। देन 3L1 माइनस L2 इज ओके। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। ओके, तो चलिए भाई समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास LCR सर्किट है, समझो इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LCR सर्किट बनाऊं तो हमारे पास नीचे क्या होता है आपके पास, कैपेसिटेंस बोले तो VC, ऊपर होता है VL और यहाँ पे होता है VR। क्लियर है? अगर यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसे लिखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, VL माइनस आपका VC। क्लियर है? ये हमारे पास RMS वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आता है दैट इज 10 5, ये जो एंगल होता है ना यहाँ पे 10 5, दैट इज गिवन एज परपेंडिकुलर VL माइनस VC। तो हम इसको लिख सकते हैं IXL माइनस IXC और डिवाइडेड बाई IR, VR की जगह IR, I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा सर्किट कौन सा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला है कि फेज डिफरेंस 30 है, तो यहाँ पे 30 जैसी रखोगे ना तो 1 बाई कितना आएगा, √3 आ जाएगा। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई √3। एक्सएल की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा L1 माइनस XC की वैल्यू तो दे रखा है तो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जब स्विच S2 अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ना। ये तो फर्स्ट का केस हो गया, तो हमारे पास फिर से 1060 बनेगा यहाँ पे। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 ओमेगा माइनस XC और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R, ठीक है। दोनों को भाग लगा दीजिए भाई। दोनों को जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है 1 बाई √3 और यहाँ पे अगेन √3 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। L1 ओमेगा माइनस XC और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 ओमेगा माइनस XC। क्लियर है? आर आर गेट कैंसल आउट। हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/3 और इक्वल टू L1 ओमेगा माइनस XC और ये हो जाएगा आपके पास L2 ओमेगा माइनस XC, ठीक है। XC की वैल्यू कितनी दे रखी, 30 ओम। XC की वैल्यू यहाँ पे 30 ओम पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो L2 ओमेगा माइनस 30, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 3L1 ओमेगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3, 30 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 30 भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, आया समझ में। इसको क्या करें भाई, 3L1 ओमेगा और ये L2 ओमेगा है, इसको चाहो तो इधर ले आओ, ठीक है। तो L2 ओमेगा माइनस 3L1 ओमेगा और इधर कितना हो जाएगा, -3 3 जा 9 90 और ये प्लस का 30, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60। समझ गए, है ना। अब माइनस को चाहे तो आप अंदर ले सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3L1 ओमेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस L2 ओमेगा और इधर हो जाएगा प्लस का 60, राइट। तो ये चीज आएगा। अब देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ओमेगा हमारे पास यहाँ पे नहीं है शायद, हमसे यहाँ पे पूछा है 3L1 माइनस L2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई आपके पास ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। जो वोल्टेज दे रखा है उसमें आपको ओमेगा की वैल्यू जो बताया ना वो कितना है, 300, ठीक है। तो आपके पास ये गया, हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 डिवाइडेड बाई 30 बोले तो 1/5। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 3L1 माइनस L2। समझ रहे हैं कि नहीं, तो 0.2 के इक्वल आ जाएगा भाई, यही हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू। क्लियर है? ये देखो आपको ओमेगा मालूम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेनरी में रहेगा क्योंकि ये इंडक्टेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे एक नया वैरायटी क्वेश्चन है भाई। अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर दे रखा है, मास आपको दे रखा है 40 kg, है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर, फाइंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको बताना है भाई,
ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टिप के अबाउट कितना होता है, आई आर, रॉड का लिख रहे हैं एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, स्पेयर का कितना होता है भाई, आई एस 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा स्पेयर है आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे सॉलिड स्पेयर दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बोला है भाई। ठीक है, मास आपको अलग अलग दे रखा है भाई, इसका 40 किलो है, इसका 10 किलो है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू यहाँ पे 3 बोले तो 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई मास की वैल्यू 10 लिख देना और मल्टीप्लाई यहाँ पे आर स्क्वायर। समझ गए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 3 और आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 10 इंटू आर स्क्वायर। एक जीरो बल्ले बल्ले हो जाएगा, आया समझ में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 4 मल्टीप्लाई 5 और आपके पास यहाँ पे 3 भी आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गया, समझ गए कि नहीं। 5 2 जा 10, 3 जा 30। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, जो भी है मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर जो है आपको सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी, डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। ओके, सो चलिए भाई समझ लेते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो आपका नीचे इसको लेके जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और जितना ये नीचे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा। ठीक है, एसिलेशन दोनों का सेम होगा, बट सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे जनरल एसिलेशन निकाल लेता हूँ। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, नेट पुलिंग फोर्स 20 -10 और डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 + 1 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। 20 क्यों लिखा है, 20 न्यूटन होगा ना, 2 इंटू 10 2g और ये 1g। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन नहीं है, याद रखना। तो सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन निकालना पड़ेगा, COM। क्या लिखोगे, M1A1। अब यहाँ पे भाई एक बात आप समझ सकते हैं, दोनों ब्लॉक का एसिलेशन क्या होगा, सेम होगा। तो नीचे वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो नीचे वाली मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर वाली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका अगर M1 है, ठीक है, तो इसका एसिलेशन कितना आएगा, -10/3 प्लस M2 बोले तो 1 kg और ये ऊपर वाली डायरेक्शन 10/3 आया सुनो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल मास 2 + 1 3 हो जाएगा। समझ गए। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -10/3 और मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू 2 kg प्लस 10/3 आया समझ में, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 20 और यहाँ पे प्लस का 10 और डिवाइड में 3 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि एक्सीलरेशन आपको कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो टाइम दे रखा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से हम निकालेंगे YCOM, डायरेक्ट आंसर आएगा, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, UT प्लस आपका हाफ ACOM इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मामला 0 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आ जाएगा 1/2 और ACOM कितना आया है, 10/9 इंटू आपके पास टाइम की वैल्यू 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20/9। ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आ जाएगी ना, दैट इज इक्वल टू 20/9 इंटू मीटर। क्लियर है, इतना शिफ्ट हो जाएगा भाई आपका सेंटर ऑफ मास। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एसिलेशन पहले निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन नहीं निकालते, उसके बाद वहां पे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे YCOM M1 Y1 प्लस M2 Y2 करके जो है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 वगैरह जो है करते, तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट आप सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन निकाल के न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा, कितना शिफ्ट हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन दिस सिचुएशन शोन अ स्मॉल मास m इज रोटेटिंग अलोंग विद अ सिलेंडर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको r इक्वल टू 1/2 मीटर दे रखा है। ओके,
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड मास एम सो दैट इट डज नॉट स्लिप। ठीक है, डज नॉट स्लिप लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। भाई बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेथ ऑफ विल में आपको ये पढ़ाया जाता है, मौत की कुआं में भाई साहब। ठीक है, अब सीधी सी बात देखें यहाँ पे तो कितने फोर्स लगेंगे, इधर लगेगा इसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे लगेगा इसका एम जी। अगर इसको स्लिप नहीं करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नॉर्मल की वैल्यू क्या होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो आपको दिख रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे एम जी नहीं है, एन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट अपने माइंड में गलत अवधारणा बना लेते हैं, उनको लगता है कि एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एम जी के बराबर होगी, जो कि गलत है। ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, आप क्या बोलते हो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हम लिख रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम ने एम को बल्ले बल्ले कर दिया, हमें क्या चाहिए भाई, म्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ रहा है ना, यही तो पूछा है भाई उसने। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट, तो हमारे पास म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास जी की वैल्यू 10 रख दो भाई। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो 10 सपोज कर लो, और ओमेगा की वैल्यू 5 25, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है भाई, देख 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 कहाँ है आर की वैल्यू भाई, अरे यार दिख नहीं रहा रे बाबा, आर आपको दे रखा है 1/2 1/2 1/2। ठीक है, 1/2 रख दो भाई, आया समझ में, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 25, आया समझ में, ऊपर 2 चला जाएगा ना, हमारे पास म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से मर रहा है ना भाई, 4 डिवाइडेड बाई 5। है क्या कोई आंसर, अरे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कितना सिंपल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, मरियल सा क्वेश्चन, उसमें पूछा है बॉल ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज आपको दे रखा है 9 नैनो कूलॉम इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, आपको बताना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। ठीक है, प्लेट के बीच का सेपरेशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मास आपको 1 kg। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ठीक है, मास जब यहाँ पे रखा हुआ है तो ऊपर आपका यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स क्यू इंटू ई, और नीचे लग रहा होगा इसका एम जी। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन में कर दो ना। ठीक है, अगर ये बैलेंस है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आपका एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई हो जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई आपका क्यू। एम की वैल्यू कितना 1 किलो, जी की वैल्यू 10 ले लो, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 10 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये हमारे पास वोल्ट पर मीटर में आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम भी बोल सकते हो आप, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए भैया, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू एल, या डी बोल सकते हो, ई इंटू डी, तो 10 इंटू 10 टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 9, और डी की वैल्यू कितना है 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2। ठीक है, मीटर में हो जाएगा, बात समझ आ रही है, तो हमारे पास 3 4 जा 3 3 जा, तो आपके पास आ जाएगा 4/3 और 10 टू पावर प्लस का 8। क्लियर है, तुम्हारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 10 टू पावर 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तुम्हारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड वर्क डन व्हेन रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन ऑफ सोप आपको दे रखा है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो हमारे पास माइनस आपका वैसे ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारे पास सरफेस एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी दैट इज सरफेस टेंशन इंटू एरिया। आया समझ, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, हमारे पास सरफेस टेंशन इंटू एरिया कितना लिखेंगे 4 पाई। अब यहाँ पे रेडियस चेंज हो रही है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, इनिशियल आपके पास 2 सेंटीमीटर, बाद में 6 सेंटीमीटर हो जा रही है। ठीक है, हमारे पास r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सोप बबल है, सोप बबल में 2 लेयर्स होती है। ठीक है, तो w इक्वल टू हमारे पास 2, s की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.03 दे रखा है, 4 पाई, और अंदर आपके पास माइनस माइनस जो भी है इग्नोर कर देना यार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस r2 की वैल्यू यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। क्लियर है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे W जो आ जाएगा ना दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36
और ये माइनस का 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास 32 मल्टीप्लाई आपके पास 2 3 जा तो 0.06 मल्टीप्लाई 4 पाई और 10 टू पावर माइनस का 4। क्लियर है? सो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी भाई हमने क्या किया है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया है, 4 पाई एज इट इज लिखा है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। हमारे पास ये चीज हो जाएगा भाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि आंसर जो आ रहा है मिली जूल में आ रहा है भाई, ठीक है। हमारे पास डब्ल्यू जो हो जाएगा 32 और आपके पास कितना हो जाएगा, कुछ मत करना, 0.06 मल्टीप्लाई 4 पाई और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 3 और 10 टू पावर माइनस 1। क्लियर है? 10 टू पावर माइनस 3 जो है ना मिली में चला जाएगा, मिली जूल, ठीक है। और 10 टू पावर माइनस 1 जो है यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज आपके पास 2.4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरे टर्म को 2.4 और मिली जूल में। क्लियर है? यही हमारे पास वर्क डन हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब ये माइनस माइनस देख के डर मत जाना यार, ठीक है। हो सकता है कई लोग जो है इसको ऐसे सॉल्व करिए, फाइनल माइनस इंडिविजुअल माइनस माइनस जो है इग्नोर कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस जो है पढ़ रही, मतलब उसका सरफेस पढ़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज 2.4 मिली जूल, दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 10 केल्विन टू 20 केल्विन आइसोकोरिकली, ठीक है। आइसोकोरिकली बोला है मतलब वर्क डन यहाँ पे 0 होगा। फाइंड हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस 5 मोल्स ऑफ गैस आपको बताया, सीपी की वैल्यू आपको दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है? आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है एनसीवी डेल्टा टी। क्लियर है? आपको मोल्स दे रखे 5 मोल्स और सीवी हमें अभी निकाल लेंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 केल्विन माइनस 10 केल्विन, ठीक है। तो आपके पास 10 केल्विन बचेगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हमारे पास डेल्टा क्यू यहाँ से आ जाएगा, राइट। और सीवी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आर होता है। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी 8 माइनस सीवी इक्वल टू यहाँ पे आर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, सीवी कैलोरी में है ना, तो आर की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो सीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। क्योंकि आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2 होती है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना जूल में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल। क्लियर है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4.2 इंटू जूल, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दैट वुड बी 1260 जूल। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कलेक्टेड फ्रॉम इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी मैक्सिमम एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ओके। देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस आपको बताना है, ओके। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपके पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 इक्वल टू R2 आपको रहेगा। और यहाँ पे एक चीज आपको और थोड़ा समझना है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दे रखा है, जहां पे फोकस कर रहा है वहीं पे आपके पास इसकी फोकल लेंथ होगी, दैट इज आपके पास 30 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी भाई। बात समझ आ रही है? ऐसा सनलाइट रेज ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे जहाँ पे फोकस कर रही होंगी वहीं पे इसकी क्या हो जाएगी फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा। आया समझ? ये चीज यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिधर से लाइट रे आती है इस वाली सरफेस पे जो इंसिडेंट करेंगे ना, तो इसके लिए आर पॉजिटिव होगा, जिस पे जा रही है उसके लिए आर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम आपका 1 हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई आप आर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1। कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए बेटा पीवाईक्यू में, ठीक है। और ये बार बार बोला था हर क्वेश्चन में कि भाई लेंस मेकर फार्मूला से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/30 इक्वल टू आपके पास म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 60। बात समझ आ रही है? हम यहाँ पे ये बोल रहे थे 1/r और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/r, ठीक है। तो 2/r हमने लिख दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 30।
आया समझ में? तो 30 ने 30 को क्या कर दिया, बल्ले बल्ले कर दिया। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1। तो म्यू ऑफ लेंस इक्वल टू कितना आएगा, इधर जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट क्या फिल कर देना था आपको, 2 भाई साहब। ठीक है, सो आई होप यार आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ आए होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है हमने डिस्कस किए हैं बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।